ड्रामा में एक लड़की एली को दिखाया जाता है जो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हुई थी। लेकिन तभी उसके पेट में बहुत शदीद दर्द होता है और उसे याद आता है कि उसकी स्टेप सिस्टर जूली ने उसकी ड्रिंक में उसे कुछ मिला के दिया होगा ताकि वो अपना एग्जाम कंप्लीट ना कर सके। और इसी के साथ ही बेचारी एली को चक्कर आते हैं और वो ज़मीन पे गिर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर एली तो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तभी एली की पूरी फैमिली वहां पर आ जाती है। उसके फादर आते ही उसे कहते हैं कि तुमने जानबूझ के बहाना किया है ताकि तुम्हें पेपर ना देने पड़े और तुम सिर्फ मेरे पैसे बर्बाद कर रही हो। एली की स्टेप मदर भी कहती हैं कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में बेटा है। अब इस हालत में भला मैं तुम्हारा कैसे ख्याल रख सकती हूँ। तभी वहां पर उसकी ग्रैंड माँ भी आ जाती हैं। एली की ग्रैंड माँ उसे कहती हैं कि ऐसी पोती होने से तो बेहतर था कि मेरे यहाँ एक ही पोती होती। और वो अपनी दूसरी पोती यानी कि जूली की तरफ देखती हैं। एली उन सब लोगों की बातें सुन के रोना शुरू कर देती है। एली कहती है कि मैं अपने एग्जाम्स देना चाहती थी लेकिन मेरी सिस्टर जूली ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया है, इसी वजह से मैं अपना पेपर दे नहीं सकी। मेरा सारा फ्यूचर खराब होके रह गया है। ये बात सुनते ही जूली कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। फिर वो अपने फादर से कहती है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो उसकी ग्रैंड माँ अपनी पॉकेट से कोई मेडिसिन निकालती हैं और एली को दे देती हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बेटी मरने वाली है, आपने इसे कौन सी मेडिसिन दी है। तो ग्रैंड माँ एक मेडिसिन दिखाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपने इसे एंटीकोगुलेंट दे दी है। डॉक्टर कहते हैं कि आपने जानबूझ के अपनी बच्ची को पॉइजन दिया है, अब हम इसकी जान नहीं बचा सकते। दूसरी तरफ एली को दिखाया जाता है जो कि बेड पे लेट जाती है और उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी थी। एली सोच रही थी कि इन सब की वजह से मैं बिल्कुल डेथ के नज़दीक पहुंच गई हूँ और अगर कभी भी गॉड ने मुझे सेकंड जिंदगी दी तो मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। फिर नेक्स्ट सीन हमें उसकी रीबर्थ का दिखाया जाता है जहां पर जैसे ही एली अपनी आंखें खोलती है वो तो अपने घर पर ही खड़ी थी और उसके फादर उसकी तरफ ग्लास फेंकते हुए कहते हैं कि तुम इतनी लेट स्कूल से वापस आई हो, कल से तुम्हारे एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और तुम्हें कोई फिक्र नहीं। उसकी स्टेप मदर कहती हैं कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। तो उसके फादर कहते हैं कि जाओ पानी लेके आओ और अपनी माँ के पाँव धो, तुम्हें नहीं पता कि प्रेग्नेंट लेडीज के पाँव स्वेल हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ उसकी बहन जूली भी बैठी हुई थी। वो कहती है कि मेरी सिस्टर को और कोई काम ही नहीं है, बस सारा टाइम ये टाइम वेस्ट करती रहती है। ग्रैंड माँ भी वहां पर ही मौजूद थी। वो भी एली को बहुत ज्यादा बातें सुनाती हैं। एली को तो होश में आते ही उसे पता चल जाता है कि उसका रीबर्थ हुआ है और इसी के साथ ही वो फ्लैशबैक का एक सीन देख रही थी। एली को याद आता है कि मरने से पहले उसकी माँ ने उसे कहा था कि तुम्हारे फादर मेरे ऊपर एक शोकन को ले आए हैं, लेकिन प्लीज़ किसी भी तरह से तुम घर को छोड़ के मत जाना, अदरवाइज तुम बाहर की दुनिया में खो जाओगी और तुम्हें हर हाल में अपने फादर के सारे जुल्म बर्दाश्त करने होंगे। और ये कहते हुए उसकी माँ रोना शुरू कर देती हैं और उसी के साथ ही उनकी डेथ हो गई थी और एली भी वहाँ पर बैठे हुए रो रही थी। और ये सारा सीन तो हमें दिखाया भी जाता है। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एली क्लॉक के पास खड़े होकर टाइम देखती है। उसके फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें ठीक से सुना नहीं जा रहा, जल्दी से जाओ और पानी लेके आओ और अपनी मदर के पाँव वॉश करो। एली उनकी तरफ देखते हुए सोचती है कि अपनी पिछली जिंदगी में मैं इनकी बहुत ज़्यादा ओबीडियंट थी, लेकिन इस जिंदगी में मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इसीलिए वो एक्टिंग करना शुरू कर देती है और अपने फादर से कहती है कि फादर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आपको उसकी केयर करनी चाहिए। ये बात सुनते ही उसके फादर बहुत हैरान होते हैं कि ये एली को क्या हो गया, वो किस टोन में बात कर रही है। और साथ में उसकी स्टेप मदर भी बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। उसकी स्टेप मदर अपने हस्बैंड से कहती हैं कि छोड़े, अभी वो बच्ची है, इससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि इस विल के मुताबिक जैसे ही तुम अपने एग्जाम्स को पास करोगी हमारा घर तुम्हारे नाम हो जाएगा, लेकिन अगर तुम एग्जाम्स में फेल होती हो तो ये सारा घर मैं अपनी दूसरी बेटी जूली के नाम कर दूंगा। एली कहती है कि फादर फिर तो आप मेरे साथ शर्त ही लगा लें, यानी कि ये एग्जाम्स मैं पास करके ही रहूंगी और मुझे 5 बेडरूम्स का घर चाहिए। उसके फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम शर्त हार जाओगी और तुम अपने बाप से शर्तें लगाती हो, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें 6 बेडरूम का घर लेके दूंगा। ये बात सुनते ही उसकी स्टेप मदर अपने दिल में सोच रही थी कि एली शुरू से ही स्टडीज में काफ़ी अच्छी रही है और ये तो जीत जाएगी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को स्टॉप करती है। लेकिन उसके फादर तो बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे। एली भी उनके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर रख देती है। वो कहती है कि फादर अपनी बेट को भूल मत जाइएगा, इसीलिए इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर कर दें। उसके फादर कहते हैं कि हाँ, मैं किसी से डरता हूँ, और वो जल्दी से सिग्नेचर कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में एली की स्टेप मदर शीन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी जूली से बात कर रही थी। वो कहती हैं कि इस लड़की ने धोखे के साथ अपने फादर से विल के ऊपर सिग्नेचर करवा लिए हैं, लेकिन हमें इसे किसी तरह से लेट डाउन करना ही होगा। जूली कहती है कि माँ आप फिक्र नहीं करें, मैंने टेबल के ऊपर वाटर पहले ही रख दिया है और उसमें मेडिसिन भी ऐड कर दी है। एली सोने से पहले उस पानी को जरूर पी लेगी और सुबह एग्जाम में उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी।
ये बात सुनते ही उसकी स्टेप मदर कहती हैं कि एली बहुत ज़्यादा क्लेवर बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे नहीं पता कि इसकी मदर को भी हमने रास्ते से हटाया था। और जूली भी यही बात कहती है कि हमारी मेडिसिन की वजह से ही इसकी मदर की इतनी यंग एज में डेथ हुई थी, लेकिन इसे तो इन बातों का पता ही नहीं। दूसरी तरफ हम एली को भी देखते हैं जो कि उनके दरवाजे के बाहर कब से खड़ी थी और उनकी सारी बातें सुन लेती है। एली कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और अब मैं हर एक चीज़ का बदला लूंगी। और इसी के साथ ही वो टेबल के पास जाती है जहाँ पर उन्होंने ड्रिंक रखी हुई थी। एली उस ड्रिंक को सिंक में गिरा देती है और न्यू ड्रिंक फिल करके वहां पर ही रख देती है। एली कहती है कि किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद ही गिरोगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एली जल्दी से अपने एग्जाम के लिए जाने लगती है, लेकिन उसके फादर रोक लेते हैं। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें अपनी शर्त याद है ना। एली कहती है कि हाँ हाँ फादर, मुझे तो अपनी शर्त याद है, लेकिन आपने मेरी स्टेप मदर से पूछा है और मेरी सिस्टर को, क्योंकि मेरे पास होने के बाद उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जूली तो उससे बात करने लगती है, लेकिन उसकी स्टेप मदर उसे स्टॉप कर देती हैं कि आज इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, आज इसके साथ झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए वो एली से कुछ भी नहीं कहती और जाके अपने हस्बैंड के पास बैठ जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने हस्बैंड के पास बैठती हैं तो उनके पेट में बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है और उनकी लेग्स के पास से ब्लड भी आने लगता है। ये देखते ही उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जूली भी जल्दी से अपनी मदर के पास जाती है। वो सब लोग तो उसकी कंडीशन देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि आंटी शीन को बहुत शदीद पेन हो रहा था और अभी उनकी बेबी डिलीवरी का टाइम भी नहीं आया था, क्योंकि उनके तो 7 मंथ चल रहे थे। तभी ग्रैंड माँ भी आ जाती हैं। ग्रैंड माँ भी रोना शुरू कर देती हैं। ग्रैंड माँ कहती हैं कि मेरी बहू को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैंने अपने पोते के लिए इतने सालों से इंतजार किया है, इसीलिए मेरी बहू को और मेरे पोते को कुछ भी नहीं होना चाहिए। एली के फादर तो अपनी मदर को ही डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि माँ, आपको सिर्फ पोते की फिक्र है, आपको मेरी वाइफ की कोई फिक्र नहीं, उस बेचारी को तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। फिर अंकल शाउट करते हुए कहते हैं कि जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है। ग्रैंडमा कहती हैं कि रुको, मैं देखती हूँ कि मेरी बहू को क्या हुआ है। वो अपनी बहू की तरफ आने लगती हैं, लेकिन उनका बेटा उन्हें धक्का दे के पीछे करता है। वो कहता है कि आपको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखते ही एली कहती है कि ग्रैंडमा इतनी बूढ़ी हैं, आपको उन्हें ऐसे धक्का नहीं देना चाहिए था। आपको अपनी बेटी जूली से पूछना चाहिए ना कि मेरी मदर ने रात को सोने से पहले क्या लिया था। ये बात सुनते ही जूली बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था कि कहीं उसकी मदर ने वही वाली ड्रिंक तो नहीं पी ली। डॉक्टर कहते हैं कि यकीनन इस लेडी ने कुछ ऐसा खाया है जिसका इसको रिएक्शन हुआ है, वरना इतनी क्रिटिकल कंडीशन तो इस स्टेज पर कभी भी नहीं होती। तभी जूली बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। फिर वो लोग जूली से पूछते हैं कि बताओ तुमने अपनी मदर को क्या दिया था। तो जूली कहती है कि मैंने तो बस साफरान दिया था। ये बात सुनते ही वो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। दूसरी तरफ जूली भी बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ की ये कंडीशन उसी के कारण हुई है। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर जूली ड्रिंक में मेडिसिन ऐड कर रही थी और एली उसे देख लेती है। एली कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा फुलिश हो। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। ये बात सुनते ही सब लोग तो जूली के साथ लड़ने लगते हैं और उसे बातें सुना रहे थे, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अपनी बहस बंद करें, हम आपके पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। फिर वो शीन आंटी को स्ट्रेचर के ऊपर डालते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। एली फिर पीछे अकेली रह जाती है और वो स्माइल करते हुए कहती है कि असल खेल तो अब शुरू होगा। और नेक्स्ट सीन फिर हमें उसके एग्जामिनेशन हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर फिल कर रही थी। एली जैसे ही अपना पेपर कंप्लीट कर लेती है तो वो अपने दिल में सोच रही थी कि अब मुझे पीएचडी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और वो अपना पेपर फिनिश करके बाहर आती है। तभी उसके सीनियर उसके सामने आ जाते हैं। वो एली से पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ। एली कहती है कि बहुत अच्छा। तो एली के सीनियर पूछते हैं कि तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया, अभी तक तुम्हें घर से कोई पिक करने के लिए क्यों नहीं आया। तो एली बताती है कि एक्चुअली में मेरी स्टेप मदर की तबीयत ठीक नहीं और मेरी पूरी फैमिली उनके पास है हॉस्पिटल में। उसके सीनियर कहते हैं कि ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना, और इसी के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी एली के मोबाइल पर उसके फादर की कॉल आती है। उसके फादर बताते हैं कि तुम हॉस्पिटल वापस कब आओगी, क्योंकि तुम्हारी मदर बिल्कुल ठीक है और उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। एली कहती है कि वाओ, ये तो बहुत हैरत वाली बात है, यानी कि 2 महीने पहले ही मेरी माँ ने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया है। उसके फादर कहते हैं कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन बातों का नहीं पता, फौरन से हॉस्पिटल पहुंचो ताकि तुम अपनी स्टेप मदर को लुक आफ्टर कर सको। और ये कह के वो कॉल बंद कर देते हैं। एली अपने दिल में सोचती है कि फादर, अब मैं इतनी भी छोटी नहीं जितना आप मुझे समझते हैं। तभी फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एली की मदर अपने हस्बैंड के सामने प्रॉपर्टी के पेपर रखती हैं और वो कहती हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी बेटी की है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसे उसके ग्रैंडपा से मिली है। उसके फादर कहते हैं कि अगर हमारा कोई बेटा होता तो ये प्रॉपर्टी उसे मिलनी थी, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसकी मदर अपने हस्बैंड के मुंह के ऊपर थप्पड़ लगाती हैं और वो कहती हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते।
फिर वो अपने हस्बैंड को वार्न करके ये भी कहती है कि जब मेरी बेटी 18 ईयर्स की हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। उसके हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, तब देखा जाएगा, और गुस्से से चले जाते हैं। तभी हमें छोटी सी एली को भी दिखाया जाता है जो रोते हुए नीचे आती है और अपनी मदर से कहती है कि मामा, क्या मैं बिल्कुल भी प्यारी बच्ची नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बाबा मुझे पसंद नहीं करते। तो एली की मदर उसे हक कर लेती हैं। वो उसे कहती हैं कि नहीं, आप इस दुनिया की सबसे प्यारी बेटी हो। फिर हमें आंटी की बीमारी का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर एली अपनी मदर के पास बैठे हुए रो रही थी और उसकी माँ उसे कहती हैं कि बस तुम्हें तब तक बर्दाश्त करना है जब तक तुम 18 ईयर्स की नहीं हो जाती, और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। और वो एली को एक कार्ड भी देती हैं और कहती हैं कि मेरे मरने के बाद लॉयर से कांटेक्ट कर लेना। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एली उस कार्ड को निकालती है और कहती है कि वक्त आ गया है कि अब मैं लॉयर के साथ कांटेक्ट करूं, और इसी के साथ ही वो लॉयर के नंबर के ऊपर कॉल करती है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आंटी बेबी डिलीवर करने के बाद अब काफ़ी बेहतर फील कर रही थी और अंकल भी उनके पास ही बैठे हुए थे। अंकल कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुमने बेबी बॉय को जन्म दिया है। मैं अपनी मदर से कहूँगा कि वो आके यहाँ पर तुम्हें लुक आफ्टर करें। लेकिन शीन आंटी कहती हैं कि नहीं, आंटी अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं, उनके हाथों में बिल्कुल भी ताकत नहीं। वैसे एली मेरा बहुत अच्छा मसाज किया करती थी, अगर एली मुझे दुबा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके फादर कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसे कहता हूँ कि फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुँचे और तुम्हें लुक आफ्टर करे। वो कॉल करने ही वाला था तभी एली न्यूज़ रिपोर्टर के साथ आ जाती है और एली सबके सामने बताती है कि मेरी स्टेप मदर ने मेरे भाई को जन्म दिया है और मैं अपने भाई के लिए ब्रांडेड चीज़ें गिफ्ट लेके आई हूँ। ये कहते ही वो अपना बैग खोल के चीज़ें भी निकाल के दिखा रही थी। उसके फादर आते ही उस पर शाउट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि कैमरास को बंद करवाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एली कहती है कि मैं अपनी माँ की खिदमत करने के लिए आई हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को जन्म जो दिया है ना। फिर सब लोग भी अंकल को बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं। वहाँ कुछ नर्सिस भी आ जाती हैं जो यही बोल रही थीं कि इन्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटी से अपनी बीवी की खिदमत करवाते हुए। मिस्टर शीन तो ये बातें सुन के और भी चिढ़ जाते हैं और सब लोगों को गुस्से से बाहर जाने के लिए बोलते हैं। तभी सब लोग बाहर चले जाते हैं। तभी ग्रैंड माँ और जूली भी आ जाते हैं। वो लोग भी ये रश देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे। तभी जूली अपनी माँ को रोता हुआ देखती है और कहती है कि मेरी माँ को क्या हुआ है, वो रो क्यों रही हैं। और भी रोना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि आज ही मैंने एक बेबी को डिलीवर किया है और अभी मेरी कंडीशन भी ठीक नहीं हुई, और एली न्यूज़ रिपोर्टर को ले आई थी और मेरी मूवी बनवा रही थी। ये बात सुनते ही एली कहती है कि हाँ ना, मैं इसीलिए आपकी वीडियो बनवा रही थी ताकि मैं सब लोगों को बता सकूं कि मैं अपनी स्टेप मदर को कितना ज़्यादा लुक आफ्टर करती हूँ। अगर आपको मेरे प्यार पे यकीन नहीं तो लोगों को वापस बुला लेती हूँ। लेकिन उसके फादर उसे स्टॉप करते हैं। जूली अपनी मदर के पास बैठ जाती है। जूली कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे फादर एक नैनी अफोर्ड नहीं कर सकते? हम एक पर्सनल नर्स हायर कर लेंगे जो मेरी मदर को लुक आफ्टर करेगी, इसलिए तुम्हें मेरी मदर को लुक आफ्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं। ग्रैंडमा जूली की बात सुनते ही गुस्से में आ जाती है। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या पैसे दरख्तों पर लगते हैं? हम किसी नर्स को पैसे दे के भला क्यों वेस्ट करेंगे? तभी एली भी जल्दी पर तेल डालती है। एली कहती है कि वैसे भी आजकल जूली तुम फ्री ही हो ना। जूली ये बात सुनते ही गुस्से में आ जाती है। जूली कहती है कि नहीं, मुझे तो मसाज करना बिल्कुल भी नहीं आता और मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो एली कहती है कि इसमें बुरा ही क्या है, मेरी तो वो स्टेप मदर हैं जबकि तुम्हारी तो वो रियल मदर हैं। उसके फादर भी ये बात सुन के कहते हैं कि हाँ, तुम ही अपनी मदर को लुक आफ्टर करोगी। जूली कहती है कि मुझे ये काम नहीं आता। तो एली अपने बैग में से मसाज गाइडेंस की एक बुक निकाल देती है और वो जूली से कहती है कि तुम इस पर से मसाज करना सीख सकती हो। जूली बुक पकड़ के साइड पे फेंक देती है जो कि शीन आंटी को लग जाती है और शीन आंटी रोना शुरू कर देती हैं। उसके फादर उसके मुंह पे थप्पड़ लगाते हैं और जूली से कहते हैं कि अब से तुम ही अपनी मदर को लुक आफ्टर करोगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जूली को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी देर तक किचन का काम कर रही थी। तभी एली उसके पास आती है। एली कहती है कि तुम्हें कितना काम करना पड़ रहा है ना, अपनी मदर को लुक आफ्टर भी करना पड़ रहा है। मुझे तो तुम्हारी हालत देख के बहुत तरस आता है। फिर वो उसके हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि तुम्हारे हाथ तो काम कर कर के रेड हो गए हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कोई नैनी ही बना दिया है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। जूली को तो बहुत गुस्सा आता है। जूली जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चीज़ें नीचे फेंकने लगती है। जूली कहती है कि मैं कोई नैनी नहीं हूँ, मेरी अपनी भी ज़िंदगी है और मैं इस तरह से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। दूसरी तरफ एली को दिखाया जाता है जो कि साइड पे खड़े हुए उसकी कंडीशन देख रही थी। एली अपने दिल में सोचती है कि तुमने और तुम्हारी मदर ने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया और अब मैं हर एक चीज़ का बदला लूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें आंटी शीन को दिखाया जाता है और अंकल को। वो दोनों ही अपने बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। तभी जूली स्कूल से वापस आ जाती है। उसके फादर उसे देखते ही कहते हैं कि जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो, क्योंकि तुम्हें बेबी के लिए फीडर भी बनाना है और अपनी माँ के पाँव का मसाज भी करना है। ये बात सुनते ही उसकी माँ कहती है कि अभी तुम्हारा भाई छोटा है ना, जब तुम्हारा भाई बड़ा हो जाएगा तो अपने सारे काम मैं खुद ही कर लूंगी, बस तुम्हें कुछ दिन के लिए ही तो मुझे लुक आफ्टर करना है।
जूली तो ये बात सुन के फिर से चिढ़ जाती है। जूली कहती है कि मैं इस घर की कोई मेड नहीं हूँ और मैं ये काम नहीं करूँगी। लेकिन तभी हमें एली को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आ जाती है और उसके टीचर्स भी थे। एली के फादर उन लोगों को देख के बहुत हैरान होते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर कैसे आए। तो एली की नानी बताती हैं कि हमारी नवासी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है और पूरी सिटी में नंबर 1 पे आई है। ये बात सुनते ही उसके फादर बहुत हैरान रह जाते हैं और वो शीन से कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि एली अच्छे से स्टडी नहीं करती, फिर इसकी इतने अच्छे स्कोर कैसे आ गए। तो एली एकदम से बात को पलट देती है और कहती है कि नहीं, जूली भी बहुत अच्छी स्टडी करती है। जूली कहती है कि पता नहीं मेरा रिपोर्ट कार्ड कहाँ है और वो वहां से जाने लगती है। तभी उसके फादर जबरदस्ती उसे पकड़ लेते हैं और उसके बैग में से उसका रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं। उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम्हारे इतने कम स्कोर आए हैं, और इसी बात पे वो उसके मुंह पे थप्पड़ लगाते हैं। फिर आंटी शीन भी आगे बढ़ती हैं और अपनी बेटी को मारते हुए कहती हैं कि तुम तो कहती थी कि तुम बहुत अच्छे से स्टडी कर रही हो। बेचारी जूली तो रोना शुरू कर देती है, जबकि एली के ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि अब अपनी बेटी को मारने का भला क्या फ़ायदा है, आपको अपनी बेटी पे पहले तवज्जो देनी चाहिए थी जब वो स्कूल पढ़ा करती थी। फिर ग्रैंड माँ तो ये भी कहती हैं कि एली की तरफ देखो, उसकी तो माँ भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो कितनी अच्छी स्टडीज़ करती है, जबकि जूली की तो मदर भी जिंदा हैं, उसके बावजूद भी उसका इतना कम स्कोर आया है। ये बात सुनते ही आंटी शीन दोबारा फिर से अपनी बेटी के मुंह पे थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरी इंसल्ट हो रही है। लेकिन एली आगे बढ़ती है और एली कहती है कि इसमें जूली का कोई कसूर नहीं और ये सारा कसूर आपका है। ये बात सुनते ही आंटी कहती हैं कि इसमें मेरा क्या कसूर है। एली अपनी बहन का हाथ पकड़ लेती है और सबके सामने दिखाती है कि इसके हाथ रेड हो रहे हैं, क्योंकि ये सारा टाइम तो अपनी माँ का मसाज करती रहती है और इसीलिए एग्जाम में उसे ठीक से लिखा भी नहीं गया। इस बात पे जूली भी सब लोगों को यही बात बताती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अब सब लोग दोबारा फिर से उन्हें बातें करने लगते हैं कि तुम लोग बहुत बुरे पेरेंट्स हो, भला घर पे एक आया रख लेते, एक छोटी सी बच्ची से इतनी खिदमत करवाने की भला क्या ज़रूरत थी। आपकी दफ़ा भी अंकल को बहुत गुस्सा आता है और वो दोबारा फिर से जूली के मुंह पे थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट हो रही है। जूली रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जूली कहती है कि मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में पूरी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि इकट्ठे बैठे हुए थे। तो ग्रैंड माँ कहती हैं कि बेचारी जूली तो बहुत ज़्यादा रो रही होगी। एली कहती है कि वो मेरी बहन है, मैं उसे खुद ही मनाने के लिए जाऊंगी। फिर एली जूली से बात करने के लिए जाती है जो कि बालकनी में अकेले खड़े हुए थी। एली कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। फिर वो उसे एक बॉक्स देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। जूली जैसे ही बॉक्स ओपन करती है तो उसमें इयर रिंग्स थे। जूली को याद आ रहा था कि कुछ दिन पहले उसने ये ऑनलाइन देखे थे और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन वो इन्हें पे करने के लिए अपनी मदर को कॉल करके पैसे मांगती है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा छोटा भाई रिसेंटली पैदा हुआ है और बहुत एक्सपेंस हो रहा है और इसीलिए तुम्हारी फजूल खर्चियों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। और इसी बात पे वो अपना मोबाइल साइड पे गिरा देती है और गुस्से से चली जाती है। तभी एली वहां आ गई थी और उसने उसके इयररिंग्स देख लिए थे। फिर वो जूली को बताती है कि ये इयररिंग्स मैंने ही तुम्हारे लिए बाय किए थे, तुम्हें पसंद थे ना। अब तो जूली थोड़ा सीधा हो जाती है। जूली कहती है कि मुझे ये बताओ, तुम मेरी इतनी फेवर्स क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया ना, तुम्हें भी मेरे साथ गलत ही करना चाहिए था और तुमने पूरी फैमिली के सामने भी मुझे ही सपोर्ट किया। एली कहती है कि मुझे पता है जो भी हुआ वो सब बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और आफ्टर ऑल हम लोग एक फैमिली हैं, इसीलिए अगर तुम ये गिफ्ट ले लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और जूली भी उस गिफ्ट को ले लेती है। नेक्स्ट सीन में जूली को दिखाया जाता है जो कि वो इयररिंग्स पहन के तैयार हो रही थी। तभी उसकी मदर आ जाती है, वो भी छोटे बेबी के साथ। उसकी मदर कहती है कि मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो जाके अपनी माँ के पास बैठ जाती है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो इससे तो मरना ही बेहतर है। इसी के साथ ही शीन आंटी एक्टिंग करते हुए रोना शुरू कर देती हैं। जूली अपनी माँ को चुप करवाती है। जूली कहती है कि प्लीज़ मदर आप ना रोए, मैं आपके साथ दूंगी। तो उसकी माँ छोटे बेबी को भी उसकी गोद में रख देती है। आंटी कहती हैं कि देखो तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और साथ में एली के तुम्हें साथ साथ रहना है ताकि तुम उससे सारे सीक्रेट्स बाहर निकलवा सको और फाइनली ये सारा घर हमारा होगा और हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। जूली कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। तभी वो छोटे बेबी के साथ खेल रही थी और वो उसका इयररिंग्स खींच देता है, जिसकी वजह से जूली को बहुत पेन होता है और उसके कान से ब्लड भी आ जाता है। वो तो छोटे बेबी को मारने लगी थी, लेकिन शीन आंटी जल्दी से उस बच्चे को अपनी गोद में पकड़ लेती हैं और वो जूली से कहती हैं कि तुम पागल हो गई हो, ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है। फिर उसकी माँ उसके कानों में इयररिंग्स देख लेती हैं। उसकी माँ कहती है कि ये इयररिंग्स तुम्हारे कानों में कहाँ से आए? ये तुम्हें एली ने गिफ्ट किए हैं ना, इसीलिए आजकल तुम इसके इतने ज़्यादा क्लोज हो रही हो। अगर कोई भी तुम्हें कुछ देगा तो क्या तुम उसकी साइड पर हो जाओगी? जूली कहती है कि ऐसी बात नहीं, मेरी बहन मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है और वैसे भी जब से आपका बेटा पैदा हुआ है आपको तो बस अपने बेटे की ही फिक्र है, आप तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। उसकी माँ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एली आ जाती है। एली कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जूली अपनी बहन को अपना ईयर दिखाते हुए बताती है कि इस छोटे बच्चे ने मेरा कान खींचा है और मेरे कान से ब्लड आ रहा है।
उसकी माँ कहती है कि तुम जानबूझ के मेरे बच्चे पर इल्जाम लगा रही हो, तुम्हें अभी के अभी ही मेरे बेटे से माफी मांगनी होगी। जूली कहती है कि मैं इस बच्चे से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी। एली कहती है कि आप दोनों इतना शाउट क्यों कर रहे हो। तो उसकी माँ कहती है कि ये मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, तुम आउटसाइडर हो, तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। वो कहती है कि मैं आउटसाइडर नहीं बल्कि हम लोग एक फैमिली हैं और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपको जूली से भी अच्छे से बिहेव करना होगा। उसकी माँ तो जूली को देख के और भी गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि मेरे बेटे से माफी मांगो और वो उसके मुंह पे थप्पड़ भी लगाती है। जूली कहती है कि अभी माफी मांगती हूँ और इसी के साथ ही छोटे बच्चे को खींच के बालकनी में ले जाती है। जूली कहती है कि आप इसे बहुत प्यार करते हो ना, मैं अभी इसे नीचे गिराने लगी हूँ। लेकिन तभी आंटी शीन भाग के जाती हैं और उस बच्चे को पकड़ लेती हैं। आंटी शीन कहती हैं कि लगता है तुम पागल हो गई हो। बच्चा भी जोरों से रोना शुरू कर देता है और आंटी उसे लेकर साइड पर चली जाती हैं। जूली बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है। जूली कहती है कि मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करता। एली उसे कहती है कि प्लीज खुद को संभालो। जूली कहती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, बस एक तुम ही हो जो मुझे प्यार करती हो, इसीलिए आज से मैं तुम्हारी साइड पर रहूंगी। फिर वो एली को बताती है कि मेरी मदर चाहती हैं कि तुमने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वहां पर तुम एडमिशन ना ले सको और मैं तुम्हारा रोल नंबर चोरी कर लूं। एली ये बात सुन के स्माइल करती है। एली कहती है कि मैं शीन आंटी से इसी बात की उम्मीद करती थी। जूली उसे ये भी बताती है कि मेरे फादर ने जो पैसे तुम्हारे लिए रखे हुए थे ताकि तुम अपना घर बाय कर सको, वो सारे पैसे भी वो इस छोटे बच्चे पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ताकि इसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। ये बात सुनते ही एली कहती है कि ठीक है, फिर शीन आंटी को भी इस छोटे बच्चे की बर्थडे पर बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब छोटे बच्चे का बर्थडे आ जाता है और वो 1 ईयर का हो जाता है। बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आंटी शीन तो हंस हंस के सबको ग्रीट कर रही थी, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि जूली कहाँ पर है। यकीनन वो एली के साथ होगी, कहीं मेरे बेटे के खिलाफ कोई प्लानिंग ना कर रही हो। तो उसी तरफ एली और जूली को दिखाया जाता है, वो दोनों भी बालकनी में ही खड़ी थीं। एली कहती है कि अभी देखना आंटी शीन की सारी खुशी खत्म होने वाली है। तभी वो किसी को कॉल कर देती है और कहती है अपना प्लान कंटिन्यू करने के लिए। तभी छोटे बच्चे का बर्थडे सीन दिखाया जाता है जहां पर उसने रेड एनवेलप को चूज करना था और जिसमें से उसके लिए गिफ्ट भी निकलना था। तभी वहां पर जूली आ जाती है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे भाई का आज इतना जरूरी दिन है और तुम कहाँ पर गायब हो गई थी। जूली कहती है कि आपको तो बस मेरे भाई की ही फिक्र है ना, इसीलिए मेरे होने या ना होने से भला आपको क्या फर्क पड़ता है। उसकी माँ कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। तभी छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि रेड कलर का एनवेलप चूज करता है और उसको तो काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। इस बात पे आंटी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तभी न्यूज रिपोर्टर वहां पर आ जाते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर तो एक बर्थडे पार्टी चल रही है और एली भी आ जाती है। सब लोग एली को देखते हुए कहते हैं कि ये तो वही लड़की है ना जिसने पूरी सिटी में टॉप किया है। न्यूज रिपोर्टर कहते हैं कि हम तो मिस एली का इंटरव्यू करने के लिए आए थे। एली कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि आज मेरी ग्रेजुएशन की पार्टी चल रही है। उसके डैड न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं और फौरन से आगे आ जाते हैं। उसके डैड कहते हैं कि हाँ हाँ, आज तो एली के लिए ही बर्थडे रखी है और साथ में मेरे बेटे का 1 ईयर का बर्थडे था और इसीलिए हमने कंबाइंड बर्थडे पार्टी रखी है। फिर एली अपने फादर से कहती है कि फादर, आपने मुझे गिफ्ट भी देने के बारे में कहा था, क्या आप भूल गए। और इसी के साथ ही वो सब लोगों के सामने अपने फादर का एग्रीमेंट दिखाती है। वो कहती है कि मेरे फादर ने कहा था कि जब मैं अपने कॉलेज की स्टडीज को कंप्लीट कर लूंगी तो मेरे फादर मुझे ग्रेजुएशन के लिए दूसरी सिटी में भेजेंगे और वहां पर मेरे लिए 6 बेडरूम्स का अपार्टमेंट भी बाय करेंगे और ये रहे उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये देखते हुए इसके फादर कहते हैं कि अरे क्या हो गया, मुझे पता है कि मैंने उसके ऊपर सिग्नेचर किया है, लेकिन इस प्रॉमिस को मैं बाद में पूरा कर दूंगा। ये बात सुनते ही सब लोग कहने लगते हैं कि ये क्या बात हुई, अगर आपने प्रॉमिस किया था तो इसे आज के दिन ही आपको पूरा करना पड़ेगा। शीन को तो ये देखते ही टेंशन लग जाती है। शीन आगे बढ़ती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि अगर आपने इसे इतने ज़्यादा पैसों का अपार्टमेंट ले दिया, हम तो रोड के ऊपर आ जाएंगे और मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमें अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना चाहिए। तभी एली जूली को इशारा करती है और जूली भी एक्टिंग फॉर्म में आते हुए कहती है कि माँ, अभी तो मेरा भाई बिल्कुल ही छोटा है, आपको अभी से ही उसकी फिक्र लग गई है। और वैसे भी मेरे फादर एक बिजनेसमैन हैं और वो अपने बेटे को अच्छा फ्यूचर तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। ये बात सुनते ही बाकी सभी लोग भी यही बात कहने लगते हैं कि हाँ, मिस्टर सू एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और वो अपनी फैमिली को तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं। एली दोबारा फिर से वही पेपर्स दिखाते हुए कहती है कि अगर फादर आपने अपने एग्रीमेंट को पूरा ना किया तो हम सो सॉरी, लेकिन आपको जेल जाना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि आप अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के जेल नहीं जाएंगे। उसके फादर कहते हैं कि एली, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने फादर को जेल भेजने की बातें करती हो। शीन आंटी भी यही कहती हैं कि एली, वो तुम्हारे फादर हैं, तुम अपने फादर को इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकती। वो तुम्हें कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे देंगे, अभी वैसे भी तुम छोटी हो, हमने तुम्हारी शादी भी करनी है और उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होगा। लेकिन एली कहती है कि आपने ये एग्रीमेंट किया है, ये तो मेरे फादर को पूरा करना ही पड़ेगा। अब इस बात पर सभी न्यूज़ रिपोर्टर और सभी गेस्ट भी यही बात करने लगते हैं कि मिस्टर शीन को अपना एग्रीमेंट पूरा करना होगा। तो मिस्टर शीन भी एग्रीमेंट पूरा करने की हामी भर लेते हैं।
आंटी को तो ये सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। एली कहती है कि अभी मुझे और सीन क्रिएट करना होगा और इसी के साथ ही वो आंटी शीन से कहती है कि आंटी क्या आप आपकी अपने हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हो गई है, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके हस्बैंड 10 ईयर्स से जेल में हैं और वैसे तो लीगली जब आपकी पहले वाले हस्बैंड से डाइवोर्स हो जाती है उसके बाद ही आप किसी दूसरे मर्द के साथ शादी कर सकते हैं। तो क्या वाकई ही आपने मेरे फादर के साथ शादी की है? ये बात सुनते हुए सभी लोग चौंक जाते हैं और आंटी शीन को भी पता था कि एली बिल्कुल सच कह रही है, इसीलिए आंटी बेहोश होने की एक्टिंग करती हैं। अंकल तो अपनी बीवी को ही संभालने लगते हैं, जबकि एली न्यूज़ रिपोर्टर और सभी गेस्ट से कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, प्लीज़ अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। तो सब लोग एली के कहने पे वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें मिस्टर सू को भी दिखाया जाता है जो कि शीन आंटी को वहाँ पर ही छोड़ के चले जाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर लेके आता हूँ। शीन आंटी तो पीछे से आवाज़ें ही लगाती रहती हैं, जबकि एली अपने दिल में सोचती है कि ये तो बस शुरुआत है। नेक्स्ट सीन में हमें एली को दिखाया जाता है जो कि अपनी फीमेल लॉयर से मिलने के लिए जाती है। लॉयर एली को बताती है कि आपकी मदर ने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़ी है और उनका घर भी आपके नाम पर ही है और इसके अलावा उनके बिजनेस में भी आपके 30% के शेयर बनते हैं। एली कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। एली उससे पूछती है कि मेरे फादर के पास कितनी प्रॉपर्टी बचेगी, तो लॉयर उसे सारी डिटेल्स बताती है। एली कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे फादर के पास प्रॉपर्टी में कुछ भी ना बचे। लॉयर ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि क्या, लेकिन आपके फादर के पास तो पूरी फैमिली है, यानी कि उनकी वाइफ भी है और उनका एक छोटा बच्चा भी है। तो एली कहती है कि मुझे लगता है कि वो बच्चा मेरे फादर का नहीं है। लॉयर ये बात सुन के शॉक रह जाती है। लॉयर कहती है कि ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? तो एली उसे बताती है कि मेरी मदर ने डेथ से पहले मुझे ये बात बताई थी और ये सीन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर एली की मदर उसे काट दे रही थी। एली की मदर उसे कहती हैं कि सारी प्रॉपर्टी सिर्फ तुम्हारे नाम होगी क्योंकि तुम्हारे फादर का तुम्हारे अलावा कोई भी बेबी नहीं हो सकता। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर सू को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। एली की मदर भी पास ही थी। वो उन्हें कह रहे थे कि मेरे लिए शीन को बुला दो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शीन ही मुझे लुक आफ्टर करे। आंटी जाने लगती हैं तो वो उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि तुमसे और तुम्हारी बेटी से मैं कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता, बल्कि मेरे बच्चे तो वो होंगे जो कि मेरे लिए शीन पैदा करेगी। ये बात सुनते ही आंटी रोने लगती हैं। आंटी कहती हैं कि अगर तुम्हें मेरा एहसास नहीं तो एटलीस्ट अपनी बेटी का तो ख्याल करो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बेटी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद हमें आंटी को दिखाया जाता है जो कि ओटी के बाहर बैठी हुई थी। तभी डॉक्टर आके बताते हैं कि उनका ऑर्गन काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हुआ है, इसीलिए वज़ेक्टमी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो आंटी कहती हैं कि ठीक है, आप उनकी वज़ेक्टमी कर दें क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक बेटी है, इसलिए हमें ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत नहीं। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एली ये सारी बात लॉयर को बता रही थी और वो लॉयर को कहती है कि मेरे फादर की पहले ही वज़ेक्टमी हो चुकी थी और इसीलिए शीन आंटी के पास जो बेटा है वो मेरे फादर का नहीं है। लॉयर कहती है कि क्या आप अब इस बात को डिस्क्लोज करना चाहती हैं? तो एली कहती है कि नहीं, पहले मैं ये चाहती हूँ कि मेरे फादर उस बच्चे के साथ बहुत अच्छे से इंजॉय करें। और इसी के साथ ही एली एक अपने मोबाइल के ऊपर इमेज देख रही थी। फिर दूसरी तरफ हमें आंटी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। जैसे ही वो उसके लेग के ऊपर एक मार्क देखती हैं तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे के जूली को बुलाती हैं। वो जूली से कहती हैं कि तुमने अपने भाई का पैम्पर अच्छे से चेंज नहीं किया। जूली कहती है कि मैं कोई उसकी आया नहीं हूँ। आंटी उसे कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें कैंप में भेज रही हूँ और तुम वहाँ पर ही रहोगी। जूली कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आंटी उसके मुंह पे थप्पड़ लगाती हैं। आंटी कहती हैं कि जैसा मैं कहूँगी तो मैं बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो किसी को बुला लेती हैं जो जूली को पकड़ के लेके चले जाते हैं। फिर हमें एली को भी दिखाया जाता है जो कि स्टेयर्स के ऊपर खड़े हुए ये सारा सीन देख रही थी और सबके चले जाने के बाद जूली नीचे आ जाती है। फिर जूली भी उस पम्फलेट को देख रही थी। जूली कहती है कि शीन आंटी, आपने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कामों को आसान बना दिया है। एली को ये भी याद आ रहा था कि जूली गुस्से में किसी आदमी का नाम ले रही थी और इसीलिए शीन आंटी ने उसका मुंह भी बंद करवा दिया था। इसीलिए एली अपने लॉयर को कॉल करती है और अपनी लॉयर से कहती है कि शीन आंटी के बारे में पता करो कि वो कितने मर्दों के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। लॉयर उन्हें बताती है कि ज़्यादा को तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो अपने ड्राइवर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। फिर तभी उसके डैड आ जाते हैं और वो जल्दी से फ़ोन बंद कर देती है। एली के डैड तो ड्रिंक करके आए थे। अंकल आते ही एली से कहते हैं कि तुम इस टाइम तक क्यों जाग रही हो और तुम्हारी माँ कहाँ पर है और साथ में जूली और छोटा बच्चा कहाँ पर है। वो बताती है कि जूली को तो कैंप भेज दिया गया है, जबकि आंटी छोटे बच्चे को सुला रही हैं। फिर एली अपने फादर से कहती है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, आप शीन आंटी को कभी डिनर के लिए नहीं लेके गए, आपको उन्हें डिनर पर लेकर जाना चाहिए क्योंकि बेबी को संभालते हुए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती हैं। तो अंकल सू कहते हैं कि हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, मैं तो उसे काफ़ी देर से डेट पर भी नहीं लेके गया। ये बात सुनते ही एली अपने दिल में सोचने लगती है कि अच्छा, अगर वो मेरे फादर के साथ नहीं गई तो मैंने तो उसे काफ़ी दफ़ा तैयार होकर गाड़ी में बैठते हुए देखा था।
एली उनसे पूछती है कि जो हमारे यहाँ पहले ड्राइवर थे उनका नाम क्या था। मिस्टर सू उसको नाम बता देते हैं, लेकिन वो उसे कहते हैं कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। एली कहती है क्योंकि वो लड़का तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। तो उसके डैड उसे डांटने लगते हैं। तभी आंटी शीन को दिखाया जाता है। वो कहती हैं कि आप लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ है, इसीलिए मेरा बेबी भी जाग गया है। फिर वो आते ही मिस्टर सू से कहने लगती हैं कि मैंने कितनी दफ़ा तुम्हें कहा है ड्रिंक करके ना आया करो। मिस्टर सू अपनी बेटी को डॉक्यूमेंट निकाल के देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पास तुम्हारे लिए अपार्टमेंट बुक करवा दिया है और ये फुली फर्निश्ड है, इसके ऊपर सिग्नेचर करो और आइंदा के बाद प्रेस रिपोर्टर्स को यहाँ पर बिल्कुल भी मत बुलाना। शीन आंटी को तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बच्चे को गुस्से से झंझोड़े जा रही थी। अंकल उसकी तरफ देख के कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें एक बच्चे को भी सही से लुक आफ्टर करना नहीं आता। शीन कहती है कि मैं तुम्हारी पहली बीवी जैसे तुम्हारी आया बन के नहीं रह सकती, सारा टाइम घरों के कामों में बिजी रहना और तुम्हें भी लुक आफ्टर करना। मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को गुजारती हूँ और तुमने पहली बीवी को तो मेड्स की तरह रखा हुआ था। एली कहती है कि प्लीज आंटी माइंड योर लैंग्वेज, मेरी माँ के बारे में इस तरह से ना बोलें। बच्चा तो इस झगड़े की वजह से जोर जोर से रोए चले जा रहा था। अंकल आगे बढ़ते हैं और बच्चे को पकड़ लेते हैं। शीन एली की तरफ देखते हुए कहती है कि अब तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें पता है कि जब तुम्हारी माँ मरने वाली थी उस टाइम तुम्हारा बाप मेरे साथ बेड पे मौजूद था और इसी वजह से तुम्हारी माँ के कॉल करने पर भी वो वहां पर नहीं गया था। एली को तो दोबारा फिर से अपनी माँ के डेथ सीन याद आ जाता है और वो शीन के बाल पकड़ लेती है। वो शीन से कहती है कि खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में तुमने एक लफ्ज भी बोला अदरवाइज मैं तुम्हारा सारा सच उगल दूंगी। शीन अपने दिल में सोच रही थी कि कहीं से पता तो नहीं चल गया कि ये मेरा बेटा नहीं है, लेकिन शीन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और इसी के साथ ही वो कहती है कि अब की दफ़ा तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा के बाद तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद मिस्टर सू अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी इंसान थी। तुम्हें पता है जब मैं बीमार होता था तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर किया करती थी, यहाँ तक कि मेरे बिजनेस को स्टैब्लिश करने में भी उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया था। एली अपने फादर से छोटा बेबी ले लेती है। वो कहती है कि लाएं, मैं छोटे बच्चे को सुला के आती हूँ और आप भी बहुत टायर्ड होंगे, आप भी जाके रेस्ट करें। लेकिन अंकल दोबारा फिर से इसी टॉपिक पे बात करते हैं। वो एली से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा किया, मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या अब इस बात का तुम मुझसे बदला लोगी। एली कहती है कि नहीं, मेरी माँ ने मरते हुए मुझे कहा था कि आप और शीन आंटी ही मेरी रियल फैमिली होंगी, इसीलिए मुझे आपके साथ अच्छे से रहना होगा। ये बात सुनते ही उसके फादर सेटिस्फाइड हो जाते हैं और काउच के ऊपर ही सो जाते हैं। एली आगे बढ़ती है और अपने बाप के सर के ऊपर से एक बाल उतार लेती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें ग्रेवयार्ड का दिखाया जाता है। एली वहां पर जाती है अपनी माँ की ग्रेव के पास और वहां पर वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। एली अपनी माँ से कहती है कि आज मैं 18 ईयर्स की हो गई हूँ और फ्लैशबैक का एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर एली अपनी मदर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और उसकी माँ उसे कैंडल बिलो करने के लिए बोलती है और बाद में विश मांगने के लिए भी कहती है। फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एली अपनी माँ से कह रही थी कि आपको पता है पापा बिल्कुल भी नहीं बदले, बल्कि उन्हें लग रहा है कि ओल्ड एज में उनके यहाँ कोई बेटा पैदा हुआ है। और वैसे भी एक ग्रैंड माँ भी हैं जो सारा टाइम मुझे ताने देती रहती हैं कि मैं उनकी पोती हूँ और उनके यहाँ कोई पोता नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब ग्रैंड माँ को इस बात का पता चलेगा कि जिस पोते पे वो बड़ा फख्र महसूस कर रही हैं वो पोता असल में उनका ब्लड है ही नहीं, तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। तभी एली के पास लॉयर आ जाती है। एली उसे देखते ही बहुत हैरान होती है। एली की लॉयर आंटी उसे आते ही हैप्पी बर्थडे बोलती हैं और साथ में उसे बताती हैं कि मैं और तुम्हारी मम्मा फ्रेंड हुआ करते थे, इसीलिए मुझे तुम्हारी बर्थडे की डेट बहुत अच्छे से याद है। फिर वो एली को बताती हैं कि तुम्हारी विल भी रेडी हो चुकी है और उसके मुताबिक तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए 80 मिलियन छोड़े थे और बिजनेस में भी तुम्हारा 40% का शेयर है और इसके अलावा उन्होंने कुछ हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा रखी थी, उसके सारे पैसे भी तुम्हें ही मिलने हैं। ये बात सुनते ही एली तो शॉक्ड रह जाती है। एली कहती है कि क्या 80 मिलियन, मेरी माँ के पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए। तो लॉयर बताती है कि तुम्हारी माँ ने बहुत ज़्यादा सेविंग्स की थी और इसके अलावा उसने काफ़ी ज़्यादा जगहों पर इन्वेस्टमेंट भी की थी। उन्होंने कुछ ऐसे लैंड बाय किए थे जिसकी कीमत अब 10 गुना ज्यादा हो गई है और उसका सारा प्रॉफिट अब तुम्हें ही मिलने वाला है। एली ये बात सुनते ही रोना शुरू कर देती है। एली कहती है लेकिन मेरी माँ ने ये सारे पैसे अपनी ट्रीटमेंट पर क्यों नहीं लगाए। तो लॉयर उसे बताती है क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी ये सारे पैसे जोड़ने के लिए और इस बीच में वो कभी भी अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा करती थीं और उन्हें नहीं पता था कि वो जो प्रॉपर्टीज़ को बाय कर रही हैं उसकी कीमत कुछ सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये तुम्हारा लक है जो तुम्हें इतना कुछ मिलने जा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन हमें फैमिली डिनर का दिखाया जाता है जहाँ पर आंटी शीन बैठी हुई थी और साथ में एली भी थी और मिस्टर सू भी खाना खा रहे थे। आंटी शीन अपने दिल में सोचती हैं कि 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है और काफ़ी दिन हो गए हैं सू ने मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, पहले भी मेरे हाथ से काफ़ी ज़्यादा पैसे निकल चुके हैं, इसीलिए दोबारा फिर से मुझे सू को अपनी तरफ करना पड़ेगा।
तभी शीन मिस्टर सू के हाथ के ऊपर हाथ रख देती है और उनसे कहती है कि डार्लिंग 2 दिन के बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे। वो उसे कहता है कि जब तुम्हारा बर्थडे आएगा तब देखा जाएगा, और वो आराम से अपना खाना खा रहा था। लेकिन आंटी तो उसके पाँव पर टच करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे कोई गिफ्ट चाहिए, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे रेड कलर की ज्वेलरी गिफ्ट करोगे। ये बात सुनते ही एली को हंसी आ जाती है, तो वो दोनों एली से पूछते हैं कि तुम क्यों हंस रही हो, और अंकल तो ये बात सुनते ही एम्बेरस होकर वहां से चले जाते हैं। एली कहती है कि मेरे फादर अभी 2 दिन पहले ही मेरी मदर को मिस कर रहे थे, लेकिन आंटी के जरा से टच करने पर वो सेड्यूस हो गया है। मर्द भी ना कितनी जल्दी बदल जाते हैं। तभी शीन आंटी से कहती है कि देखो, मैंने ही तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप से भी दूर किया था, और तुम्हें भी तुम्हारे बाप से दूर कर दूंगी, इसीलिए मेरे सामने ट्रिक्स खेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एली कहती है कि अरे नहीं आंटी, भला मुझे ट्रिक्स खेलने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी आपका बर्थडे है ना, मैं भी आपको बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ दूंगी। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें उसकी बर्थडे पार्टी का दिखाया जाता है। सभी लोग तो शीन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि मिस्टर सू ने तुम्हें बहुत प्यारा नेकलेस दिया है, क्योंकि उसने अपने गले में बहुत प्यारी सी रेड कलर की ज्वेलरी पहन रखी थी, और सब लोग उसी ज्वेलरी को एडमायर कर रहे थे, और साथ में उन दोनों के कपल को भी। दूसरी तरफ हमें एली को दिखाया जाता है जो कि बाहर जाती है, और बाहर मिस्टर वांग को दिखाया जाता है जो कि शीन का एक्स बॉयफ्रेंड था। एली कहती है कि मिस्टर वांग आप बाहर क्या कर रहे हैं, चले मेरे साथ पार्टी में चलें। मिस्टर वांग कहते हैं कि नहीं, मैं बस यहाँ का एक ड्राइवर हुआ करता था, मुझे एम्बेरसमेंट फील होती है। शीन कहती है कि अरे नहीं नहीं, हम गरीब और अमीरों में कोई ज्यादा फर्क नहीं रखते, इसीलिए आप मेरे साथ पार्टी में आए, और वो उसे पार्टी में ले जाती है। उसके डैड भी उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एली के फादर कहते हैं कि अच्छा हुआ आज तुम इस पार्टी में आ गए हो, अब ड्रिंक किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। और शीन तो उसे देख के बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी कि ये वांग वहां पर क्या कर रहा है। तभी एली को दिखाया जाता है जिसने अपने हाथ में एक फनी सा टॉय उठा रखा था, और वो सबके रियल नाम लेता था, और इसी के साथ ही सब लोग उसे ट्राई करते हैं, और सब लोग उस टॉय को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। फिर एली बताती है कि इस टॉय में कुछ सेपरेट फीचर्स भी हैं, यानी कि ये सब लोगों का रियल नाम भी लेता है। फिर वो किसी और बटन को दबाती है और वो सब लोगों का रियल नाम लेने लगती है, स्पेशली सबसे पहले उसके फादर का। ये बात सुनते ही उसके फादर कहते हैं कि एली, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, तुम इस बर्थडे पार्टी को खराब नहीं कर सकती। शीन अपने हस्बैंड को काम करती है। शीन कहती है कि अरे नहीं, उसका ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा, वैसे भी वो अभी छोटी है ना, तो इसीलिए आपके साथ फन कर रही है। तभी उसकी बर्थडे की अनाउंसमेंट की जाती है और शीन को स्टेज पर बुलाया जाता है कुछ बोलने के लिए। फिर आंटी स्टेज पे जाके बताती हैं कि मैं और मिस्टर सू बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते थे, फिर किसी वजह से हम दोनों की शादी नहीं हो सकी, लेकिन किस्मत को हमारा मिलना मंजूर था, इसीलिए इस स्टेज पे आके हमारी शादी हो गई, और मैंने अपने प्यार की कुछ मेमोरीज को सेव करके रखा है, जिसे आप सब लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। तभी वो अपने असिस्टेंट से एक वीडियो प्ले करने के लिए बोलती है, लेकिन वो वीडियो तो प्ले ही नहीं हो रही थी। एली कहती है कि आई थिंक वो वीडियो मेरे पास है, और इसी के साथ ही वो उस आदमी को एक डिवाइस देती है। जैसे ही वो आदमी वीडियो प्ले करता है तो वो तो रोमांस की वीडियो थी, जहां पर वांग और शीन का रोमांस चल रहा था, और वो भी गाड़ी में। वांग उसे कह रहा था कि आप बहुत ज्यादा हॉट हैं। वांग उसे ये भी कह रहा था कि आप मुझे बहुत दिनों के बाद मिलने आई हैं, मैं तो आपको मिस कर रहा था, और इसी के साथ ही गाड़ी में उन दोनों का रोमांस दिखाया जाता है। ये देखते ही शीन को तो बहुत गुस्सा आता है। शीन कहती है कि फौरन से वीडियो को स्टॉप करो, लेकिन वो लड़का कहता है कि वीडियो तो स्टॉप ही नहीं हो रही। वो एली से कहती है कि ये सब तुम्हारा कसूर है। वो एली को मारने के लिए जाती है, लेकिन एली उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी एली के फादर आ जाते हैं और उसे धक्का दे के नीचे गिराते हैं। मिस्टर सू कहते हैं कि मैंने अपनी वाइफ को छोड़ के तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया और तुमने मुझे चीट किया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ मिस्टर वांग को दिखाया जाता है, वो भी सामने आ जाता है और नील डाउन होते हुए कहता है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिस्टर सू कहते हैं कि सब कुछ मेरे सामने चल रहा है, भला इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग वाली कौन सी बात है। फिर वांग ये बात सुनते ही रोने लगता है, और वो शीन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सारा इस औरत का कसूर है, इसी ने ही मुझे सेड्यूस किया था, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। उल्टा शीन भी वांग को मारने लगती है। वो उसे कहती है कि हाँ हाँ, ये सब कुछ तुमने ही किया है। वांग कहता है कि प्लीज सर, मुझे माफ कर दें, मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात सुनते ही मिस्टर सू को और भी गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट करवाता रहा हूँ, और तुमने मेरे साथ ही नमक हरामी की है। इसी के साथ ही वो अपने असिस्टेंट को बुला लेते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को पकड़ के यहाँ से ले जाओ। वांग को तो वो लोग पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन शीन दोबारा फिर से मिस्टर सू के सामने नील डाउन होती है। वो कहती है कि मेरा नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल करें। तो मिस्टर सू कहते हैं कि मुझे क्या पता कि वो बच्चा मेरा है या नहीं, मैंने तुम्हारी इसके साथ रोमांस वाली वीडियो देखी है। ये बात सुनते ही एली कहती है कि हाँ फादर, आपने बिल्कुल सही कहा।
क्योंकि जिस बच्चे को आप अपना बेटा समझ रहे हैं दरअसल वो तो आपका बेटा है ही नहीं, और इसी के साथ ही वो पेरेंटिंग रिपोर्ट भी निकाल देती है। मिस्टर सू जैसे ही वो रिपोर्ट देखते हैं वो तो शॉक रह जाते हैं। फिर वो रिपोर्ट पकड़ के शीन के मुंह पे मारते हैं। शीन भी उस रिपोर्ट को कहती है कि नहीं, ये तो फेक रिपोर्ट है। लेकिन तभी कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ के वहां से ले जाते हैं। मिस्टर शीन तो बहुत ज़्यादा शॉक में जा रहे थे। तभी उनका असिस्टेंट आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि मिस शीन की रोमांस वाली वीडियो लीक हो गई है और इसीलिए हमारे स्टॉक्स भी नीचे गिर गए हैं। ये बात सुनते ही मिस्टर सू शॉक रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और वो नीचे गिर जाते हैं। उनके मुंह से तो ब्लड भी निकल रहा था। एली बहुत मज़े से उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है और कहती है कि ये फ़ोटो तो ग्रैंड माँ को देखनी चाहिए। एली अपने फादर की फ़ोटो क्लिक करके अपनी ग्रैंड माँ को भेज देती है और साथ में शीन का स्कैंडल के बारे में भी बता देती है। नेक्स्ट सीन में एली को दिखाया जाता है जो कि घर से सारी चीज़ें बाहर निकलवा रही थी। तभी शीन उसके पास आ जाती है। शीन कहती है कि तुम मेरा सामान घर से बाहर क्यों निकलवा रही हो। एली कहती है कि ऑफ कोर्स ये घर मेरा है, और इसी के साथ ही वो शीन को प्रॉपर्टी के पेपर्स भी दिखा देती है। शीन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस घर में ही रहूंगी। लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हें तो इस घर से बाहर जाना ही होगा, अदरवाइज मैं तुम्हें धक्के दे के बाहर निकालूंगी या मैं पुलिस को कॉल कर लूंगी। शीन एली के सामने नील डाउन हो जाती है। वो कहती है कि मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी उसके फादर भी आ जाते हैं। जैसे ही शीन मिस्टर सू को देखती है तो कहती है कि प्लीज इसे कहे मेरा सामान घर से बाहर ना निकाले, लेकिन मिस्टर सू भी उसे धक्का दे देते हैं। फिर एली कहती है कि जूली को तुमने कैंप में भेजा है और वो वहां पर पागलों जैसी जिंदगी गुजार रही है और वो तुम्हारा वेट कर रही है। जैसे ही तुम उसके सामने जाओगी पता नहीं वो तुम्हारा क्या हाल करेगी। ये बात सुनते ही शीन भी पागलों जैसा बिहेव करने लगती है और वहां से चली जाती है। मिस्टर सू एली से कहते हैं कि तुमने मेरी माँ को मेरी फोटो क्यों भेजी थी, तुम्हें पता है कि मेरी माँ पैरालिसिस का अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि वो तुम्हारी ग्रैंड माँ है। एली कहती है कि ओहो, ये सुन के तो मुझे बहुत बुरा लगा। वैसे वो ओल्ड लेडी बहुत ज़्यादा एस्प्रीन खाती थी, हो सकता है कि उन्हें अपना ही कोई रिएक्शन हुआ होगा, और वैसे भी ये हमारी फैमिली का इतना बड़ा मैटर था तो मेरा ख्याल था कि उन्हें भी इस बात का पता होना चाहिए था। ये बात सुनते ही उसके फादर कहते हैं कि मैं तो इसी वाले घर में रहूंगा, तुम भले जो मर्जी कर लो। तो एली कहती है कि आप इस घर में मेरी परमिशन के बगैर नहीं रह सकते, अगर मैं चाहूँ तो मैं पुलिस को भी कॉल कर सकती हूँ। उसके फादर नील डाउन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन एली कहती है कि नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जिसकी वजह से मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद होके रह गई और मेरी माँ की डेथ भी आपकी वजह से हुई थी, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सू तो जमीन पर ही बैठे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन अब उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ एली मजे से घर से बाहर चली जाती है और वो अपनी माँ से कह रही थी कि माँ, मैंने आपका बदला पूरा कर दिया है। और इसी के साथ ही हमारा ड्रामा भी खत्म हो जाता है।